हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट ईएडी परिवार में आप सभी प्यारे और शैतान बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ना अभी नहीं चाहिए भाई। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव बनेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव बने, फटाफट से लाइव बन जाएं। सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंजेस रहेगा आप लोगों का सोमवार से, वो आपको बाकायदा नोट करवा दिया जाएगा। मतलब हमारी क्लासेस की डोज थोड़ा सा आपके लिए अधिक हो जाएगी। आइए जी, तो शुरुआत करते हैं। अभी कुछ पॉइंट आपको नोट करवाने हैं, मीन्स एक क्लास और देनी है आपको ट्रांसफार्मर की, मिसलेनियस पॉइंट है। उसकी पीपीटी अभी तैयार नहीं की मैंने, पीपीटी रेडी करूंगा क्योंकि वो सब डाटा एक नोट करवाना है। तो पीपीटी नोट करके बनवा के बढ़िया से फिर आपको एक क्लास में ट्रांसफार्मर में और दूंगा, जिसमें कूलिंग वूलिंग से रिलेटेड डाटा है, उस पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं। एक तरह से हमने अभी ट्रांसफार्मर को ये कहे कि हमने फिनिश किया है, और जिसमें हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्टडी किया है, साथ में हमने ऑटो ट्रांसफार्मर, साथ में थ्री फेज ट्रांसफार्मर, स्कॉट कनेक्शन, पैरेलल ऑपरेशन, उसके लिए कंडीशंस, ओपन डेल्टा, वो सभी चीज़ें हम पढ़कर आए हैं। और मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर में भी इस बार काफ़ी कुछ अपडेट करके आप लोगों को दी है। तो अक्सर कर इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। और आपको एक रियल बात बताऊं तो बेटा, ये चैप्टर, ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर आगे जितनी भी चीज़ें हमारी चलेंगी, इसमें सभी का एक समावेश रहेगा, चाहे वो इंडक्शन हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे वो सिंक्रोनस हो। तो सभी मशीन्स का एक समावेश यहाँ पर रहने वाला है, किसमें? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। राइट जी। तो चलिए, आइए सबसे पहले अपना शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर की कहानी को शुरू करते हैं। तो बेटा, ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। तो भैया देखिए, ट्रांसफार्मर में कोई भी ऐसा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो ये ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग इसीलिए पढ़ते भी नहीं हैं। आपके डिप्लोमा में, आपके पास में बीटेक में मशीन 1 मशीन 2 करके अलग अलग में डिवाइड किया है। किसी में ट्रांसफार्मर डीसी मशीन दिया है, किसी में सिंक्रोनस इंडक्शन, उनको महत्व दिया है। तो जनरली हमें ये समझना है कि जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, उनमें क्या कहानी है, क्या क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। लगभग चाहे कोई भी मशीन है, उनमें टॉर्क प्रोडक्शन के लिए और बेटा उनमें ईएमएफ प्रोडक्शन के लिए लगभग समान प्रिंसिपल है। बस जो अंतर देखने को मिलता है वो मिलता है हमें कंस्ट्रक्शन में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हमारे लिए कुछ बेसिक पॉइंट है जो बहुत अच्छे से हमें क्लियर होना जरूरी है। जैसे विद्यार्थियों, हम लोग एक पॉइंट समझते हैं, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, और जिसके बिना, जो पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूं, उनके बिना आप आगे के बारे में सोच ही नहीं सकते। जैसे स्टूडेंट, हमारे पास में कॉर्क स्क्रू रूल होता है। तो कॉर्क स्क्रू रूल की जो कहानी है, मुझे जिस पॉइंट की आवश्यकता है बस वही यहां पर डिस्कस करेंगे, और काफी डीपली डिस्कशन यहां पर रहेगा। ये इस तरह से कुछ डिफाइन होता है कि यदि हम लोग यहां डॉट रखते हैं
और स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्रॉस रखते हैं, तो डॉट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलैरिटी। तो इसका मतलब डॉट का मतलब यहां पर हम लिखते हैं करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट जो फ्लो कर रहा है, थोड़ा यूज नहीं करेंगे रेड का, यहां करंट जो फ्लो करता है, ये ड्राइंग एरिया सरफेस से यहां से करंट फ्लो आउटसाइड, बाहर की तरफ, और यहां पर हम लोग लिखते हैं कि करंट फ्लो इनसाइड, यहां पर जो करंट है वो अंदर की तरफ बहता है। तो ये स्टूडेंट जो हम मेंशन करके चलते हैं, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलैरिटी, और यहां इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलैरिटी। राइट, देखो कितने बेसिक से हमने शुरुआत की। आप यकीन नहीं करेंगे कि कहां से शुरू हुआ और ये चैप्टर खत्म कहां पर होगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा। तो ये बहुत बेसिक है, नहीं क्रॉस का मतलब होगा करंट इनसाइड, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो पोलैरिटी है वो किस तरह के, क्लॉकवाइज, और यहां एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर स्टूडेंट हमें कोई भी मैग्नेट दी जाती है N और S, ये कोई मैग्नेट दी जाती है, तो देखिए चुंबक के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है ना, नॉर्थ से निकलकर कहां पहुंचती है, साउथ पर पहुंचती है, और मैग्नेट के अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ रहती है। ओके, तो अगर हम ये N और S लेकर चलते हैं, तो यहां पर देखिए बेटा इस तरफ जो पोलैरिटी है स्टूडेंट ये क्लॉकवाइज है। एक बात और बता दूं, इस चैप्टर का मतलब रटना नहीं है, समझना है। आपकी इच्छा है पढ़े ना पढ़े, आपका खुद का भविष्य है, आपको खुद तय करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। बच्चे तो हो नहीं, कभी आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं हम पढ़ रहे, ऑब्जेक्टिव तो अपने आप से खेलोगे मशीन में। ये हम पढ़ रहे हैं कि भैया आगे की जो मशीन है रोटेटिंग मशीन, वो पढ़नी कैसे है। तो बेटा यहां पर क्रॉस है, यहां क्रॉस है क्योंकि मशीन में जरूरी नहीं है कि आपने मशीन में आपको पोल N और S लिखा जाए, ऐसा नहीं होता। आपको ये निकालना पड़ेगा N किधर बनेगा और S किधर बनेगा। इस तरफ क्या बनेगा, S के यहां बनेगा आपका डॉट। अच्छा, फिर देखिए बेटा हमेशा याद रखते हैं कि पोल को कभी भी ना आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लिया एक चीज को समझिएगा, हमने यहां से जैसे डीसी मशीन में होता है, इसको तोड़कर हमने इसको तोड़कर ऊपर की तरफ खोल दिया, यानी कि कहने का तात्पर्य देखिए, ये बेटा हमने रखा है, तो जब हम खोल के ऊपर देखिए ये वाला जो सेक्शन है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, तो ये हवा में जो हिस्सा दिखेगा, बाकी ये अपना कॉमन फ्रेम से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी, तो हवा में जो हिस्सा दिखेगा, आपको बता दूं देखो ये एयर नहीं है, ये तो कॉमन फ्रेम से पूरी मशीन जुड़ी हुई है। ये कॉमन फ्रेम से पूरी की पूरी जो मशीन है वो कनेक्ट है। बाकी हवा में कौन सा हिस्सा है, हवा है ये, और हवा जो होती है ये हिस्सा दिखाया जाता है चुंबक का आउटसाइड। आउटसाइड मान लिया बेटा आपको ये कहा गया है कि जो आपने यहां पर पोलैरिटी दर्शाई है, उस पोलैरिटी में इस तरफ डॉट है, और यहां पर जो वाइंडिंग की है ये क्रॉस में की है। ये डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, यहां पर क्रॉस में है। क्रॉस का मतलब है वाइंडिंग में करंट अंदर बहना, और डॉट का मतलब है बेटा यहां से बाहर आना। तो आपने जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग ऐसे लपेट दी है आपने। तो यहां देखिएगा, ध्यान देंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है, ये डॉट 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 ये मेंशन कर लिया, ये क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब है यहां देखिए क्लॉकवाइज पोलैरिटी, और यहां पर इसका मतलब है देखिए एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी। तो बाहरी हिस्सा कौन सा होता है चुंबक का, जो हवा में खुलता है, ये हवा में है,
तो इसमें नॉर्थ किधर बनेगा, इसमें बेटा नॉर्थ ये है और इसमें साउथ ये है। क्यों? हमने अभी ये सीखा है कि मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर एंटर करेंगी और कोई नहीं रोक सकता, करेंगी तो मतलब करेंगी। अच्छा, फिर हमारे पास में और दो चीजें बेटा बड़ी ही बहुत खास चीजें आती हैं, और वो आता है हमारे पास में फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तो ये डिफाइन है, जो जो हमारे पास दिया है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एक हमें दिया गया है बेटा, ये बड़े काम की चीज आएंगी दोनों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जनरली जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करते हैं तो ये काम आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए। कहां? रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। और जब हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं ये बनता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल। तो बेटा जो थंब है और पहली उंगली और दूसरी उंगली को एक दूसरे के पैरेलल में जब ऐसे या एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे फैलाते हैं तो ये आपको बताता है मोशन यानी कि गति की दिशा। मोशन यानी कि गति की दिशा। पहली उंगली ये आपको बताती है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और बेटा ये आपको बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा ये आपको बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को। आगे चलिए देखिए, यहां पर थंब आपको बताएगा फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में विद्यार्थियों आप लिखेंगे टॉर्क। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जनरली काम आता है टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ टॉर्क या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। किसके लिए बेटा? मोटर के लिए। तो लेफ्ट हैंड रूल हम किसके लिए मेनली लगाएंगे? डायरेक्शन, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। और इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी क्या है? जनरेटर से। इसकी कहानी क्या है? जनरेटर से। तो यहां पर भी जो फर्स्ट फिंगर है प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट फिंगर ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ही डिनोट करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करेगा और यहां पर ये डिनोट करेगी दूसरी उंगली डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन। ये क्या? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक पॉइंट आपके सामने और रखना चाहेंगे भैया, देखिए अगर स्टूडेंट ये एन होता है और यहां पर हम एस लिखते हैं, ठीक है जी, यहां हम लोग एस लिख दें, तो ये दिमाग में रखिए अगर हम ये कहें कि ये एन है और यहां पर ये एस है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो सेम पोल है
यानी कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल attract each other, attract each other, like pole repel each other and unlike pole attract each other. तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि n इसको यहां से बेटा अपने से दूर भेजने का प्रयास करेगा, s इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसे s अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा और n इधर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहां बेटा जो भी ये मैग्नेट यहां रखी होगी एन और एस, ये मैग्नेट यहां रखी होगी, तो इससे जो रोटेशन यहां देखने को मिलेगा, तो ये हमें यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। एक पॉइंट और कहना चाहूंगा आपको कि देखिए स्टूडेंट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो भैया यहां रोटेटिंग मशीन्स के बेसिक्स में आपके सामने नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यदि कहीं पर भी दो पोल के बीच में, इसका मतलब बेटा थियोरेटिकली से नहीं है, इसका मतलब है यहां से, यदि यहां दो पोल के बीच में किसी भी शॉर्ट कंडक्टर को आप प्लेस्ड कर दें, क्या कहा आपने, यहां पर किसी भी शॉर्ट किए गए कंडक्टर को आपने प्लेस्ड कर दिया, ओके जी, ये तो शॉर्ट कंडक्टर में जैसा यहां मेन पोल पोलैरिटी है, उसी तरह के पोल उसके अंडर में, यानी कि उसके जस्ट पास में, उसके नीचे में उत्पन्न हो जाते हैं, किसमें, शॉर्ट कंडक्टर में। तो अगर ये n है तो शॉर्ट कंडक्टर अगर यहां होगा, या बॉडी कुछ रखी होगी, तो यहां n बनेगा इसमें और इसमें s बनेगा। और प्यारे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट हमारा काम करने वाला है कौन से मोटर में, रिपल्शन मोटर में। किसमें काम करेगा, रिपल्शन मोटर में काम करने वाला है। यही कॉन्सेप्ट हमारा रिपल्शन मोटर में काम आएगा। चल रहा है ना एकदम स्मूथ वे में अपना बेसिक्स के हिसाब से, राइट। फिर आपको लोगों को यह जरूर पता है कि यदि कहीं पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, रोटेटिंग मशीन की बात चल रही है, कहीं पर भी कोई ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, जिसमें आपको कहा गया है बी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है, यहां कोई भी एक कंडक्टर हमने लिया और इस कंडक्टर के बारे में आपको बताऊं तो भैया यहां पर है L, और कंडक्टर जो रोटेट कर रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में, वेलोसिटी है v, तो ये दिया है वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, और एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से एंगल बना हुआ है, देखिए थीटा, एंगल बना हुआ है थीटा। तो यहां पर बेटा जो फोर्स आप लोग लिखोगे F बराबर में आप मेंशन करते हो BI/L साइन थीटा, नाउ न्यूटन, N मीन्स न्यूटन, ओके, ठीक है जी। अब आपको यह भी पॉइंट मैं रखना चाहूंगा कि देखिए भैया, जब हम टॉर्क की बात करते हैं, जब भी हम लोग टॉर्क की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक फॉर्मूला आपके सामने आते हैं। हम ये जरूर लिखना चाहेंगे, हम यहां पर ये जरूर लिखना चाहेंगे कि अगर कहीं पर भी n जो स्पीड है वो आरपीएम में है, रेवोल्यूशन पर मिनट,
और ओमेगा हमें लिखना है रेडियन पर सेकेंड में, तो 2 पाई एन अपॉन 60 हो जाएगा। ये कहलाएगा एंगुलर स्पीड, ये कहलाएगा एंगुलर स्पीड एंड माय डियर रेडियन पर सेकेंड। यदि एन स्मॉल एन जो स्पीड है अगर आपको ये आरपीएस में दिया जाए, रेवोल्यूशन पर सेकेंड में दिया जाएगा, तो ओमेगा 2 पाई स्मॉल एन किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। आप किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करेंगे, ये हर जगह पर लागू होंगे, मतलब होंगे, इनमें आप कुछ भी घुमा नहीं सकते, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते भाई। तो जब हम लोगों ने बेटा यहां टॉर्क के लिए कहा कि भाई टॉर्क, तो टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है वो हर एक मशीन के लिए वैलिड है। टॉर्क बराबर में पावर अपॉन में एंगुलर स्पीड, यानी कि जो भी बॉडी में पावर होगी या डेवलप होगा अपॉन में ओमेगा, और टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। ये बेटा हर जगह हर मशीन में लागू होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई एजप्शन नाम की चीज यहां पर हमने इस्तेमाल नहीं की। ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, यहां हमें एक्यूरेट डाटा, ये अभी हमारे वो चीज है जिन्हें बेस मानकर हम अपनी मशीन्स को अपनी जरूरत के हिसाब से डिजाइन करते हैं। राइट जी। हेलो, आवाज की शायद थोड़ी दिक्कत चल रही है, डेवलपर काम कर रहा है, होपफुली 90% चांस है आज शाम तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, ये हम लोगों ने भी सुना है, तो हम लोगों को भी कम लगी है, तो उस पर काम चल रहा है भाई। यहां तक बेटा हर एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ? ओके। अरे कुछ दिलचस्पी जग रही है मशीन में कि ऐसे ही भोंदू टाइप मामला चल रहा है तुम्हारा? छोड़ो अपना, छोड़ो कल की बातें। हेडफोन में सही आ रही है? तो बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं यहां से आगे। तुम लोग तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसी चैप्टर को थक जाओगे, इन द सेंस बोलोगे छोड़ो ज्यादा ही हो गया कुछ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी मशीन के लिए है फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क प्रोडक्शन, कि टॉर्क प्रोडक्शन का जो फिजिकल कॉन्सेप्ट है वो सिखाइए। तो बेटा जब भी हम अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स में टॉर्क की चर्चा करेंगे तो हमें दो तरह के टॉर्क देखने को मिलते हैं। एक टॉर्क हमारा होता है, टू टाइप के टॉर्क यहां एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारा होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क,
और बेटा इसी टॉर्क को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को ही आप इंटरेक्शन टॉर्क के नाम से, इंटरेक्शन टॉर्क के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर इंटरेक्शन टॉर्क, एक ये होता है और एक टॉर्क होता है हमारा रिलक्टेंस टॉर्क। एक होता है रिलक्टेंस टॉर्क। चलिए हमें पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के भावनाओं की कद्र करनी है, और भावनाओं की कद्र करने के लिए हमने ये कहा, प्लीज ध्यान इधर उधर से, अब इधर उधर से ध्यान इधर कर लो। अब तो भैया ये बनाई हमने यहां, कोई स्टेटर बॉडी बनाई हमने। चलो खैर अभी तो मैं स्टेटर का भी नहीं जिक्र करते, अभी जो पॉइंट लिखा सिर्फ उसी पर बात करेंगे, उसी गंभीरता से लेंगे और उसे हिट करेंगे, इसे तोड़ फोड़ देंगे। अभी सिर्फ कहानी कुछ इतनी सी है। अभी बेटा कहानी कुछ ये है कि हमने बाइंडिंग करी है। अब बाइंडिंग करने का हमारा अपना एक वे हो सकता है। हमने कहा इस तरफ से कंडक्टर को हमने क्रॉस लगाया और इस तरफ से डॉट लगाया। पहले इसका काम धाम देखो, ये डॉट है, ये क्रॉस है। तो भाई दोस्तों हमें ये पता है कि इसका मतलब होगा क्रॉस का मतलब है सर देखो एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, जो आप भी नहीं झुटला सकते और हम भी, और डॉट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी। तो बेटा हमने अभी क्या सिखाया कि हवा में, ये तो एयर है ना, हवा में जो भी पार्ट होगा वो खुला है, होगा वो बाहर ही हिस्सा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकलकर यहां पहुंचती है, तो ये N है और ये S है। आपको लग रहा होगा सर हमने बाइंडिंग में करंट फ्लो कराया, तो देखो बेसिक हमारा ये था, नॉर्मली प्यारे बच्चों एमएमएफ बराबर में होता है N इंटू आई एम्पियर टर्न, और अगर कहीं पर एमएमएफ हो जाए तो देखिए हम लिखते हैं फ्लक्स बराबर में एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। तो यहां मिल जाता है हमें वेबर, यानी कि अगर कहीं पर करंट फ्लो करें तो वहां पर फ्लक्स होना भैया लाजमी। तो हमने यहां पर अपना दिखाया था कि बाइंडिंग में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, अपना यहां पर एमएमएफ आ गया, हमने लगा दिया। अब हमने बताया यहां पर एक यहां पर हमने देखिए कंडक्टर प्लेस्ड किया, कंडक्टर प्लेस्ड किया, और कंडक्टर प्लेस्ड करने पर, कंडक्टर प्लेस्ड करने पर अभी हमने कहा कि कंडक्टर में किसी तरह का कोई भी करंट हमने फ्लो नहीं करवाया। मीन्स अभी ये सिर्फ यहां पर हमने एक कंडक्टर रखा, लेकिन अभी कंडक्टर में किसी तरह का भी कोई मैग्नेटिक फील्ड या करंट हमने फ्लो नहीं कराया।
तो प्यारे बच्चों, इस केस में हमने सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि अभी सिर्फ हमारी जो स्टेटर है ये वाली, वो तो एनर्जाइज्ड है, लेकिन यहां जो रोटर कंडक्टर है, रोटर कंडक्टर वो एनर्जाइज्ड नहीं है। रोटर कंडक्टर नॉट एनर्जाइज्ड। आपने सप्लाई नहीं दी भैया। अच्छा जी, अगर मैं ये केस आपके सामने रखूं, जैसे अब अभी एक केस मैंने ये लिया कि देखिए ये एन है, ओके। इस वाले केस में बेटा हमने क्या कहा कि यहां जो कंडक्टर है, हमने इस कंडक्टर में सप्लाई दी, यानी कि यहां से हमने करंट बाहर की तरफ लिया। अभी हम सिंगल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हेलो, अभी हम सिंगल कंडक्टर मात्र की बात कर रहे हैं भाई दोस्तों। अच्छा सर, क्या होगा फिर? तो ये होगा, अगर डॉट है तो डॉट पर पोलैरिटी क्या है। मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये कहीं मशीन पढ़ के कि रियली में हमने बहुत चीजें सीखी और रियली में मजा आया। देखो, थोड़ा टाइम जरूर दे रहा हूं भाई, थोड़ा धीरे से भी बता रहा हूं आपको, इसलिए मैंने अपनी क्लासेस को इंक्रीज कर दिया। नया टाइम टेबल मिल जाएगा आपको जब। तो इस पर पोलैरिटी हमने ले लिया। इस कंडीशन में क्या है कि ओनली कंडक्टर एनर्जाइज्ड। अच्छा जी, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंडीशन हमने क्या बनाई? नेक्स्ट कंडीशन भाई देखो ये है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये एन है और एस है, यानी कि हमने दोनों वाइंडिंग को, फील्ड और ये कंडक्टर यानी आर्मेचर, अभी मैं फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग सब लिखाऊंगा आपको। अभी हमने फील्ड एंड आर्मेचर बोथ एनर्जाइज्ड। अच्छा जी, बात तो ये है। और इसमें सर हमने दिखाया है डॉट, यानी कि तो यहां से देखिएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, जब ये एनर्जाइज नहीं था तो यही तो थी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। लेकिन अब जब कंडक्टर पर, यानी कि अब दो इफेक्ट है, एक मेन फ्लक्स ये और आर्मेचर ये, पॉइंट समझ रहे हो? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कब था? देखो, ये हमने डॉट है, ये भी डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे पास करेंगी, जैसे रबड़ बैंड में आप देखते हैं। एक मिनट, हेलो। हाँ हाँ, बेटा आप बताओ, मैं कैसे बता सकता हूँ? उस पर नंबर दे रखे ना, वही बताएंगे ना। मुझे क्या, कैसे बताऊंगा? स्लिप पे नहीं नंबर है, जहां से किताब खरीद रहे हो ना, उसमें हेल्पलाइन नंबर है बाबू, ये ठीक है। अच्छा जी, तो ये बताइए, घूमने वाला, ये बताओ अभी आप, जो रोटर था फ्री टू रोटेट है? अरे घूमने में सक्षम है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बांध रखा हमने, फ्री टू रोटेट है।
अगर मैं ये कहूं कि जी नियम इस पे टॉर्क, टॉर्क के लिए कौन सा बताया, लेफ्ट हैंड रूल। तो भाई बेटा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस किधर थी, नीचे की तरफ थी, और इस पे बेटा नियम लगा के देखो, मशीन बिना नियम लगाओ नहीं आती। मैग्नेटिक फील्ड देखो, ये लेफ्ट हैंड रूल है, ये मोशन है यानी फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, डॉट मतलब बाहर की तरफ है। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। हेलो, अपनी कॉपी में लगा दो, ये नीचे की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ये बाहर के, ये दूसरी वाली उंगली बाहर की तरफ लो, तो अंगूठे से बल किधर लगा, फोर्स लगा इधर, क्योंकि ये रोटर चलने के लिए तैयार था, चल सकता था। हमेशा जो फोर्स लगेगा वो आर्मेचर पर ही लगेगा, जहां कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर पर हमने अगर कोई फोर्स लगाया, अच्छा ये बात थी, तो बेटा ये किस तरफ को घूमा, यहां से ये घूमा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फोर्स किस तरफ लगा, क्लॉकवाइज में ना। तो हम क्या लिखेंगे कि रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, इसी चीज को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, दूसरे तरीके से पकड़ते हैं बात को। बेटा आपने ये बनाया एन, ये बनाया एस, हाँ भाई ठीक है बात, और ये बनाई डॉट, और ये बनाया तुमने क्रॉस। ठीक है जी। तो भाई बच्चों, जो एक्स आते हैं आर्मेचर का और फील्ड का, वो नॉर्मल कितने एंगल पर रहता है, 90 डिग्री। तो ये था आपका फील्ड। तो अगर इससे मैं ऐसा देखता हूं, ये भी डॉट, तो गुरुजी यार इस तरफ भी डॉट, भाई इस तरफ भी डॉट, गुरुजी ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। तो एक बात बता दो जरा, अगर मैं ये कहूं कि इस हिस्से में जो पोलैरिटी है भाई बच्चों, वो क्या बनाऊंगा मैं, देखो ना। अरे गुरुजी क्या बनाओगे का मतलब क्या गुरुजी, ये है क्लॉकवाइज पोलैरिटी, यही तो बनाना भाई, देखो मुझे। और इस हिस्से में मैं बनाता हूं एंटी क्लॉकवाइज, इस हिस्से में एंटी क्लॉकवाइज। तो चुंबक के बाहरी तरफ, बाहर वाला हिस्सा कौन सा दोस्तों, वो हिस्सा जो हवा की तरफ खुल, तो हवा मतलब ये वाला, तो ये बनेगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ, ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। यानी कि अगर मैं ये समझाऊं आपको कि भाई बात कुछ ये थी बच्चों, ये एन है, ये एस है, अगर यहां कोई बॉडी रखी है जिसमें इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, तो ये एन इसको अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, यहां इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस दिशा में, इस एस को ये दूर भेजेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस दिशा में। तो या तो यहां से देखा या यहां से, भाई ये हमने एक कंडक्टर के लिए देखा, ये हमने कॉइल बना के देख लिया। तो रोटेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, तो रोटेशन की डायरेक्शन आती है क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ये आती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब याद रखिएगा,
एक एंगल है जिसे आप लिखते हो नॉर्मली टॉर्क एंगल। तो टॉर्क एंगल का मीनिंग बनता है, देखिए क्या, टॉर्क एंगल जो मीनिंग है वो है एंगल बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। ओरिजिनल में बाबू, अब कौन सा देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है। अगर ये n है और ये s है, एक एक्सिस ये, और यहां पर जो बॉडी हमने बनाई है, मान लिया इसमें n ये है, s ये है, तो ये हमारा, ये एक्सिस हमारे लिए कहलाता है स्टेटर एक्सिस, स्टेटर फील्ड एक्सिस, और ये कहलाता है रोटर फील्ड एक्सिस। तो रियली में एंगल है जो डेल, वो इनके बीच। अब देखो, अगर हम लोग ये कहें कि यार देखो इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, कोई भी अगर मैग्नेट मैं ले लेता हूं, मान लिया मैं दो मैग्नेट लेता हूं, तो बेटा मैग्नेट अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसके अपने अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, और अगर ज्यादा है तो रिपेल कर सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर जो फोर्स लग रहा है, जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये हमारी दो चीजों पर निर्भर जरूर कर रहा है। एक, जो स्टेटर हमारा है, स्टेटर फ्लक्स की स्ट्रेंथ, कि इसे कितने से ये रिपेल होगा, है ना, ये करेगा, और ये एन की वो स्ट्रेंथ कि कितने से ये रिपेल अपने आप को कर रहा है उससे। तो यहां पर जब भी कभी हम लोग ये इस तरह का जो टॉर्क उत्पन्न होता है, ये जो पूरा सिनेरियो हमने बताया है, तो भैया ये सिनेरियो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है मशीन में। हमने क्या कहा कि पहले हमने स्टेटर को, यानी कि कहीं भी फील्ड वाइंडिंग को एनर्जाइज्ड करना है, उसमें पोल्स अपने आप आ जाते हैं। फिर हमने रोटर में, या कहें कि एक वाइंडिंग है आर्मेचर, जिसमें हमें करंट फ्लो करवाना है, अगर हम करंट फ्लो करवाएंगे तो दोनों की इंटरेक्शन से एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, है ना। तो ये दो तीन लाइनें हम लोग लिख लेते हैं। When we connect the supply to the armature conductor which placed in magnetic field, then a electromagnetic torque induced in a कंडक्टर। तो ये जो टॉर्क हमने स्टडी किया है, पूरी कहानी ये हमने स्टडी की है इंटरेक्शन टॉर्क के बारे में, यानी कि ये जो पढ़ा है हमने, ये हमने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में। ओके जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जब आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटर फ्लक्स स्ट्रेंथ इनटू रोटर फ्लक्स स्ट्रेंथ इनटू बेटा साइन डेल। इंपॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को कई बार आप एग्जाम में कुछ इस रूप में भी जानेंगे कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
साइन अल्फा, जो कि हम आगे जब बढ़ेंगे सिंगल विंगल फेज मोटर देखेंगे तो वहां भी काम आएगा। ये हमारा है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की कहानी। एक एक पिक्चर, एक एक डायग्राम आपके सामने है। लिखो लिखो सर। नाउ नेक्स्ट इज, देखो आपने, हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, क्योंकि साइलेंट पोल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा बेटा रिलक्टेंस टॉर्क, है ना। जो भी साइलेंट पोल मशीन बनेगी हमारी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये हमारा रिलक्टेंस टॉर्क। तो नेक्स्ट जानते हैं रिलक्टेंस टॉर्क के बारे में। तो रिलक्टेंस टॉर्क नॉर्मली जो अकर्स होता है बेटा, वो होता है जब हम रिलक्टेंस टॉर्क की बात करेंगे तो नॉर्मली ये अकर्स होता है हमारा जब रोटर में कहीं जो रिलक्टेंस है वो वेरी कर रहा हो। तो नेक्स्ट यहां पर चलते हैं हम लोग, रिलक्टेंस टॉर्क। तो देखो मान लिया हमारे पास में का रोटर हमारा ये था, ठीक है। और यहां पर भैया अपना वही स्टेटर में हमने नॉर्मली अपना कोई वाइंडिंग वगैरह कर रखी है, हमने बनाकर नहीं दिखाई। तो देखो जो ये हिस्सा है, जब ये हम देखेंगे तो किसी मेटल का ही तो सेलेक्ट करते बनाते हैं, वाइंडिंग ही तो करेंगे। तो ये होता है मिनिमम रिलक्टेंस पोजीशन या पाथ। और जो ये वाला है, जहां ये बीच वाला, ये है बेटा हाई रिलक्टेंस पाथ। तो इसमें क्या करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां से यहां जाने का अलाइन करने की कोशिश करता है, यहां से यहां जाने की कोशिश करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि ट्राई टू अचीव मिनिमम रिलक्टेंस पाथ, minimum reluctance path, try to achieve minimum reluctance path, then reluctance torque occurs, तब रिलक्टेंस टॉर्क उत्पन्न होता है। तो रिलक्टेंस मोटर में भी बहुत मदद करेगा, सिंक्रोनस में भी मदद करेगा। ये कहानी है रिलक्टेंस टॉर्क की। फिर देखिए बच्चों, अगर मैं ये कहता हूं, एक केस एनालिसिस करते हैं, स्टेटर में अगर कोई कहे 2 पोल है और रोटर में कोई कहे कि सिर्फ 4 पोल है, आपसे पूछा जाए कि मशीन रन करती है या नहीं, क्यों ये जबरदस्ती आपको सिखाया जाता है कि जितने नंबर ऑफ पोल स्टेटर में है वही रोटर में बनाइए? क्यों सिखाया जाता है भाई? मान लिया
इसे हम थोड़ा सा इस वे में एक्सप्लेन करेंगे भाई कि ये हमारा एन है जो अभी तक सीखते आए हैं हम, और यहां पर ये एस है, दो पोल है। अच्छा जी, इसे हम इस तरह से हमने कहा चार पोल है भाई। ये हमने कहा जी ये पोजीशन है N1 की, N1, S1, N2 और S2। ठीक है, कई सारी चीजों के जवाब मिलेंगे क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं यहां। ठीक है, तो आप खुद ये सोचकर देखिए कि ये N1 यहां से ये N1 पर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, और ये समझिएगा क्योंकि जब आप पोल चार पोल लेंगे तो ऐसा तो है नहीं आप कहीं भी बना देंगे। तो चार पोल में जब एंगल के डिवीजन की आप बात करेंगे दोस्तों, तो आपको भली भांति ये भी समझ में आता है कि जब चार आप डिजाइन करेंगे, ये भी 45 है तो ये भी 45 है, ये भी 45 है तो ये भी 45 है, ये भी 45 है तो ये भी 45 है, ये भी 45 है तो ये भी 45। अच्छा, तो बराबर की एंगल डिवीजन है कि नहीं? यानी जितना फोर्स ये इस तरफ एक्सर्ट करेगा उतने ही फोर्स से बेटा ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यानी ये मेरे लिए क्या बना, ये मेरे लिए F1 है और ये F2 है, राइट जी। अब हम ये कहेंगे कि जितने फोर्स से ये S इसे इस तरफ को धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, उतने से ये N इसको S को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमने ले लिया F3 एंड F4। यार F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है नॉर्मली भाई, बट इन अपोजिशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसको नलीफाई कर देगा। फिर F3 भाई मैग्नीट्यूड को F4 बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। सो नेट रिजल्टेंट टॉर्क इज 0। तो नेट रिजल्टेंट टॉर्क कितना बनेगा भाई? बनेगा कि बनाना पड़ेगा भाई, कितना? 0। तो कभी भी याद रखिएगा बेटा ये मैकेनिज्म, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कई बार, तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो कि मेन रीजन था क्या। तो इसीलिए ये एक कारण बनता है, इसीलिए हम ये लिखते भी हैं कितनी बार कि भैया बराबर के पोल, यदि स्टेटर और रोटर में बराबर के पोल हो तभी मशीन काम करेगी, अन्यथा वो चलेगी नहीं। ये भी आपके लिए कई बार डाउट रहता है। तो मेरा यहां पर ये उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ मशीन निपटाऊं, मेरा उद्देश्य है यहां कि आपकी मशीन में जिसे दिलचस्पी ना हो उसे भी दिलचस्पी पैदा हो जाए। इस हिसाब से लेकर चले, इस हिसाब से पूरे के पूरे हर एक चीज को जोड़ते हुए डिजाइन करके चल रहा हूं भाई। बताओ भाई यहां तक क्लियर हो गया? अरे भाई बच्चों यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो समझ गए 2 पोल और 4 पोल की क्या कहानी है? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।